शुरुआत में हम आयरिस से मिलते हैं, जो एक सुपरमार्केट में चल रही है। वह जोश के साथ आंखें मिलाती है, जो गलती से कुछ संतरे गिरा देता है। दोनों इस पल पर हंसते हैं, लेकिन अचानक आयरिस की नींद खुलती है। ये सिर्फ एक सपना था, जिसमें उनकी पहली मुलाकात दिखाई गई थी। असल में वो दोनों छुट्टियों पर हैं और एक ऐसी सड़क पर यात्रा कर रहे हैं जो नक्शे पर भी नहीं है। उनकी मंजिल है एक सुनसान घर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, आयरिस रुक जाती है। उसे लगता है कि ये ट्रिप सही नहीं है। वो जोश के दोस्तों के सामने अपनी हरकतों से उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती और वापस जाने की बात करती है। जोश उसे समझाता है कि बस मुस्कुराओ और खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। झील के घर के दरवाजे पर उन्हें कैट मिलती है, जो जोश की पुरानी दोस्त है। कैट आयरिस को नजरअंदाज करती है जब तक जोश कुछ नहीं कहता। अंदर वो पैट्रिक और एली से मिलते हैं, जो एक जोड़ा है, और सरगे, एक रूसी आदमी जो उस जगह का मालिक है। आयरिस सरगे के घर की तारीफ करती है और वो बताता है कि उसने आसपास की सारी जमीन खरीद ली ताकि वो पूरी तरह अकेला रह सके। अपने कमरे में सेटल होने के बाद आयरिस नहाने जाती है। बाद में सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। पैट्रिक बताता है कि उसकी मुलाकात एली से कैसे हुई, जब एली एक पार्टी में डायनासोर कॉस्ट्यूम पहने था। पैट्रिक ने गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख दिया और बस यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। फिर बात सरगे की ओर मुड़ती है। जब उससे उसके काम के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे काम की तरह। इस बीच कैट और आयरिस की थोड़ी बात होती है। कैट मानती है कि वो सरगे जो चाहता है वही करती है। वो उसकी है, भले ही सरगे की पत्नी हो। फिर वो आयरिस से कहती है कि उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। आयरिस सोचती है कि कैट उसे नफरत करती है, लेकिन कैट कहती है, तू मुझे रिप्लेस करने वाली है। उसी रात एली डांस करने लगता है और एक एक करके बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। सब मजे में हैं, लेकिन अचानक आयरिस खुद को अकेला पाती है। कैट जोश के साथ दूसरी तरफ है। आयरिस को बुरा लगता है और वो जोश को वहां से ले जाती है। उस रात वो दोनों साथ में समय बिताते हैं, लेकिन जल्दी ही जोश सो जाता है। अगली सुबह जब वो झील जाने की तैयारी करते हैं, आयरिस मौसम के बारे में बारीकी से बात करने लगती है। जोश उसे पहले जाने को कहता है और बताता है कि वो नहा कर आएगा, लेकिन आयरिस को नहीं पता कि जोश चुपके से एक रहस्यमयी डिवाइस को प्लग इन कर रहा है। झील पर आयरिस अपनी जेब में हाथ डालती है और एक चाकू निकालती, लेकिन सरगे के आने पर उसे जल्दी से छिपा लेती है। उसे अचानक असहज लगने लगता है और वो जोश के पास वापस जाना चाहती है। सरगे उससे झील के घर के बारे में बात करता है और कहता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर आयरिस थोड़ा और रुकने को राजी हो जाती है। फिर सरगे कहता है कि वो उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाए। वो आयरिस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये कैट का आइडिया था। आयरिस असहज होकर उसे रुकने को कहती है। वापस घर पर माहौल अचानक बदल जाता है। आयरिस खून से सनी हुई चाकू पकड़े कांप रही है। वो बताती है कि सरगे ने उस पर जोर जबरदस्ती की कोशिश की और उसे खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसने एक बोतल उठाई और सरगे के सिर पर मारी, जिससे वो गिर गया। लेकिन जब वो पास गई, सरगे ने उसे गला घोंटने की कोशिश की। मजबूरी में आयरिस ने चाकू निकाला और उसका गला काट दिया, लेकिन जोश ठंडे तरीके से जवाब देता है और उसे चुप रहने को कहता है। बाकी लोग आयरिस को कुर्सी से बांध देते हैं। जब आयरिस होश में आती है, जोश उसके सामने बैठा है। वो अपनी सफाई देती है कि ये आत्मरक्षा थी, लेकिन जोश शांति से कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। फिर वो चौंकाने वाला सच बताता है। आयरिस इंसान नहीं, एक रोबोट है जो इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। आयरिस हंसती है, सोचती है कि ये मजाक है, लेकिन जोश उसे मौसम के बारे में पूछता है और वो तुरंत मशीन की तरह जवाब देती है। फिर वो उसकी सेटिंग्स बदलता है, जिससे वो स्पेनिश और चाइनीज में बोलने लगती है। उसकी यादें सिर्फ नकली कहानियां हैं जो उसे आइडेंटिटी देने के लिए प्रोग्राम की गई थीं। सुपरमार्केट में उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। असल में आयरिस को सीधा जोश के घर डिलीवर किया गया था। उसका मकसद है जोश की बात मानना। अगर वो चाहे तो उसके दाएं कान के पीछे एक सेंसर दबाकर उसे रीसेट कर सकता है। जोश फिर आयरिस को अपने फोन से सिंक करता है। जैसे ही सिस्टम अपडेट होता है, आयरिस उसे लव लिंक बनाने का कमांड देती है। वो उनकी नकली प्रेम कहानी की यादें बनाती है। जब वो फिर से होश में आती है तो वो जोश को अपना पार्टनर मान लेती है, लेकिन सच जानने के बाद भी आयरिस कहती है कि उसे इमोशंस, दर्द और जोश के साथ जीने की चाहत महसूस होती है। जोश को पता है कि ऐसा जिंदगी उसके लिए मुमकिन नहीं। तभी कैट आती है और जोश को आयरिस को बंद करने को कहती है। वो जोश को बहस में उलझा लेती है। इस बीच आयरिस का एक प्लान है। वो चुपके से खुद को आजाद कर लेती है। जैसे ही जोश पास आता है, आयरिस उस पर हमला करती है और उसका फोन छीन लेती है, जो उसे कंट्रोल करता है।
वो भाग निकलती है। एली कुछ और में बिजी है, इसलिए उसे नोटिस नहीं होता। जोश जल्दी ठीक हो जाता और बाहर आता है। वो एक हिडन मोड एक्टिवेट करता है, जिससे आइरिस की खतरनाक सेटिंग्स खुलती हैं। वो बताता है कि उसने आइरिस को जेल ब्रेक किया, जिससे उसकी आक्रामकता बढ़ी और वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर वो कबूल करता है कि उसने आइरिस को सरगे को मारने के लिए उकसाया था। सरगे कुछ गलत धंधों में था, लेकिन जोश का मकसद सिर्फ पैसा था, $12 मिलियन। एली समझ जाता है कि पूरी ट्रिप सरगे को खत्म करने की साजिश थी। जोश कहता है कि पैसा वो, कैट और एली में बटेगा, लेकिन एली 4 हिस्सों की मांग करता है, जिसमें पैट्रिक भी शामिल हो। तभी पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश मान जाता है और पैट्रिक को 4 मिलियन देने की बात करता है। वो पैट्रिक को आइरिस को ढूंढने में मदद करने को कहता है। जंगल में जोश का एक ही काम है, आइरिस के करीब जाकर उसे वॉइस कमांड से सुला देना। शिकार शुरू होता है। एली गन लेता है और वो सब आइरिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच आइरिस को याद आता है कि उसे जोश का पासवर्ड पता है, जिससे उसे अपनी सिस्टम सेटिंग्स का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वो तुरंत अपनी सेटिंग्स बदलती है, आंखों का रंग, आवाज और सबसे जरूरी अपनी इंटेलिजेंस को 100% तक बढ़ा देती है। जंगल में जोश 2 ग्रुप में बांटने का सुझाव देता है ताकि सर्च आसान हो। आइरिस अपने ऑप्शंस सोचती है, हिचहाइकिंग खतरनाक है, पैदल चलना धीमा। फिर उसे याद आता है कि उसके पास जोश का फोन है और उस फोन से वो जोश की गाड़ी कंट्रोल कर सकती है। ये उसका सबसे अच्छा रास्ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एली और पैट्रिक करीब आते हैं। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इस दौरान पैट्रिक एली से उनकी पहली मुलाकात की बात करता है, जब वो पार्टी में मिले थे। वो ये भी कबूल करता है कि उसे पता है कि वो एक रोबोट है, लेकिन वो नहीं चाहता कि एली उसकी प्रोग्रामिंग बदले, जैसे जोश ने आइरिस के साथ किया। तभी जोश का फोन बजता है। एली तुरंत गन निकालता है और आइरिस का नाम पुकारता है। वो भागती है और एली पेड़ पर गोली चलाता है, जिससे बाकी लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और उसे घेरने के लिए बट जाते हैं। एली सबसे पहले आइरिस को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई में उसकी गन छूट जाती है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक गोली चलती है और एली मर जाता है। ये देखकर पैट्रिक सदमे में रह जाता है। जोश हालात को बेकाबू होता देख आइरिस को रुकने का कमांड देता है, लेकिन उसकी आवाज अब उस पर काम नहीं करती। वो आइरिस का पीछा करता है, जो गाड़ी तक पहुंच जाती है। वो जोश का हाथ चोटिल कर देती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो उसकी आवाज नहीं पहचानती। आइरिस जल्दी से अपनी वॉइस सेटिंग्स बदलकर जोश की नकल करती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो तेजी से चलाती है और जोश का पैर कुचल जाता है दर्द से। कराहता जोश घर वापस जाता है और सरगे का फोन उठाता है। वो अपनी गाड़ी को चोरी का रिपोर्ट करता है। कुछ ही पलों में गाड़ी रास्ते पर रुक जाती है और आइरिस अंदर बंद हो जाती है। जोश उसे फोन करता है। उसकी आवाज शांत, लगभग प्यार भरी है। वो कहता है कि वो उसे माफ कर देता है और वो वापस आ सकती है, लेकिन आइरिस उसे साफ मना कर देती है। गुस्से में जोश पैट्रिक को आइरिस को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन पैट्रिक कोई हरकत नहीं करता। जोश को एक पागलपन का ख्याल आता है। वो पैट्रिक को रीसेट करता है और उनके बीच एक लव लिंक बनाता है, जिससे वो एक कपल बन जाते हैं। आइरिस गाड़ी की खिड़की तोड़कर भाग निकलती है। तभी शेरिफ आता है। समय खरीदने के लिए वो गाड़ी की भाषा को कुछ ऐसा बदल देती है जिसे कोई समझ नहीं सकता। शेरिफ जब हालात समझने की कोशिश करता है, उसकी नजर गाड़ी में खून से सने चमकते हुए चाकू पर पड़ती है। उसे सब कुछ समझ में आता है और वो आइरिस को गिरफ्तार कर लेता है। तभी पैट्रिक आता है। वो शेरिफ को बेहोश कर देता है और आइरिस को रोक लेता है। वो पुलिस की गाड़ी हाईजैक कर लेता और अपने तरीके से काम करता है। शेरिफ अब ट्रंक में बंद है। कैट को लगता है कि हालात बहुत बिगड़ गए। वो जोश से कहती है कि वो अब इस खेल का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे बेगुनाह मारे गए, जिसमें सरगे भी शामिल है। सरगे ने सूप फार्मिंग की बात की थी। जोश को लगा था कि ये कोई गलत धंधा है, लेकिन कैट को अब समझ में आता है कि जोश ने सब गलत समझा। जोश उसे जाने नहीं देता और पैट्रिक को उसे रोकने का ऑन ऑर्डर देता है। सबके लिए शॉकिंग है कि पैट्रिक कैट को पीछे से चोट पहुंचाता है। धीरे धीरे कैट बेड पर गिर जाती है आइरिस के पास। जब सब शांत हो जाता है, पैट्रिक जोश के लिए खाना बनाता है। जोश आइरिस को आखिरी डिनर के लिए जगाता है। वो आइरिस को सबके लिए दोषी ठहराता है, लेकिन आइरिस जवाब देती है कि जोश ने उसे अमीर होने के लिए इस्तेमाल किया। उत्सुकता में जोश एक खौफनाक फैसला लेता है। वो उसकी इंटेलिजेंस को 100 से 0 कर देता है। आइरिस ने कहा था कि वो दर्द महसूस कर सकती है, तो जोश इसका टेस्ट करने का फैसला करता है। वो आइरिस से कहता है कि अपना हाथ आगे करो। वो एक मोमबत्ती उसके हाथ के नीचे रखता है
जैसे ही आग उसकी स्किन को छूती है, वो दर्द में दिखाई देती है। जोश बेफिक्र होकर फोन पर बात करता है, लेकिन जब उसका हाथ जलने लगता है, वो पैट्रिक को बुलाता है। अब जोश पूरी तरह कंट्रोल में है। वो आयरस से कहता है कि बंदूक लो, अपने सिर पर रखो और ट्रिगर दबाओ। सब कुछ खत्म होने वाला होता है। जोश रोबोट बनाने वाली कंपनी को फोन करता है और शिकायत करता है कि आयरस ने गलत काम किया। वो खुद को विक्टिम बताता है और कहता है कि आयरस ने सबको मार डाला। कंपनी एक टेक्नीशियन की टीम भेजती है, लेकिन जब वो आयरस को चेक करते हैं, एक टेक्नीशियन जिसका नाम असीद है रुकता है। उसे लगता है कि वो पहले पुलिस से मिला था। जोश खतरे को भांप लेता है और जल्दी से हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन असीद का काम खत्म नहीं हुआ। वो बताता है कि आयरस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जोश का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो रिकॉर्डिंग उसके सिर में नहीं, उसके पेट में है। सबूत सलामत है। जोश को ये बिल्कुल पसंद नहीं। टीम आयरस को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है, पैट्रिक सामने आ जाता है। असीद उसे पहचान लेता है और समझ जाता है कि वो उनकी पहली मॉडल्स में से एक है जो अब बनते नहीं। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, पैट्रिक बंदूक निकालता है और गोली चलाने लगता है। वो टीम के एक मेंबर को मार देता है और दूसरे का पीछा करता है। इस बीच आयरस रिब्यूट होती है और खड़ी हो जाती है। पैट्रिक एक भागते टेक्नीशियन को पकड़ लेता है और उसे चोट पहुंचाता है। आयरस टेजर लेकर दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सिस्टम रीसेट होने की वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पैट्रिक टेजर छीन लेता है और उस पर यूज करता है, लेकिन आयरस लड़ाई नहीं करती। वो उसे जोश के बारे में सच बताती है। वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, जैसे उसने एली के साथ किया। जोश को उसकी कभी परवाह नहीं थी। वो उसे सिर्फ एक हथियार समझता था। पैट्रिक के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो जोश की मैनिपुलेशन को याद करने लगता है। आयरस कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती और पैट्रिक को गहराई में पता है कि ये सच है। पहली बार वो उस पर यकीन करता है। लड़ने की बजाय वो खुद को खत्म करने का फैसला करता है। टेडी, शायद पैट्रिक का कोई निकनेम, होश में आता है और आयरस के साथ जाता है। इस बीच जोश, जिसे कुछ पता नहीं, पैसों को पैक करने में बिजी है। दूर से एक जाना पहचाना गाना बजता है जो उसका ध्यान खींचता है। वो आवाज का पीछा करता है और रुक जाता है जब उसे आयरस वहां खड़ी दिखती है। लेकिन अब कुछ अलग है। टेडी की मदद से वो पूरी तरह कंट्रोल में है। जोश अब उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आयरस बंदूक निकालती है और जोश के पास गोली चलाती है, ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस है। जोश पहली बार ठिठकता है। अब उसे आयरस की जरूरत नहीं, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जोश धीरे धीरे करीब जाता है, उसकी हिम्मत आजमाने के लिए। आयरस उसे पीछे रहने की चेतावनी देती है, लेकिन वो हिचकिचाती है। वो अभी भी उससे प्यार करती है। जोश उसकी इस कमजोरी को भांप लेता है और उसे दीवार से टकरा देता है। वो उसके इमोशंस का फायदा उठाता है। उसे अब फोन की जरूरत नहीं, वो उसके फीलिंग्स से उसे कंट्रोल करता है। वो आयरस को मजबूर करता है कि वो माने कि वो उसके बिना जी नहीं सकती। वो उसका सिर फर्श पर मारता है जब तक वो टूट नहीं जाती। संतुष्ट होकर जोश बंदूक उठाता है और आयरस के पेट पर निशाना लगाता। वो अलविदा कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाए, आयरस एक डिवाइस उठाती है और जोश के सिर पर मार देती है। जोश मर जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद आयरस लंबा शावर लेती है। वो अपनी जली हुई स्किन को हटाती है, जिसके नीचे रोबोटिक हाथ दिखता है। कपड़े पहनकर वो सारा पैसा लेती है, गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है। बस ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है।